हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 8th क्लास के चैप्टर्स के बारे में। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 जो है आपका चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, और ये आपका पार्ट 1 है। चैप्टर थोड़ा लेंथी था तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, इसके बाद हम पार्ट 2 भी करेंगे, यानी प्राकृतिक संसाधन एवं इनका उपयोग। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें यह समझना है कि संसाधन किसे कहते हैं या व्हाट इज रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्स की बात करें कि रिसोर्स क्या होते हैं या संसाधन क्या होते हैं, तो वो सारी वस्तुएं जो आपकी जरूरतों को पूरा करती है, आपकी नीड को फुलफिल करती है और जिसका यूज करके आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है, उन वस्तुओं को ही हम रिसोर्सेज या संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको लिखने के लिए किसकी नीड होती है? पेन की। पेन मिल गया तो पेन मेरे लिए क्या है? रिसोर्सेज है। ठीक है। अपनी बॉडी को कवर करने के लिए मैंने क्या पहना है? क्लोथ्स पहने, तो ये क्या है? मेरे लिए रिसोर्सेज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हम पीने के लिए पानी का यूज करते हैं, पानी हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं और इन रिसोर्सेज को इनकी अलग बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल जनरल फॉर्म में बात करें, साधारण तरीके से बात करें, तो रिसोर्सेज को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड दूसरा आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं या प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो वो सारे रिसोर्सेज जो आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं और जिनको बनाने में ह्यूमन का, इंसानों का कोई रोल नहीं होता, जो हमें नेचुरली मिलते हैं बिना मानव के हस्तक्षेप के, यानी जो मनुष्य है या फिर जो ह्यूमन बीइंग है उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, हमें नेचुरली जो चीजें प्रोवाइड होती हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, सनलाइट। ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो रिसोर्सेज जो मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने रिकॉर्डिंग के लिए माइक लगाया हुआ, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। इसके अलावा फ्रिज, जितने भी सड़कें, इमारतें, बिल्डिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग जो इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर क्रिएट करता है, बनाता है, उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे आज नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, यानी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इसकी कैटेगरी क्या क्या है, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं आज हम। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले ये बताया हुआ है कि जो कंसर्न सोशल साइंटिस्ट हैं, यानी सामाजिक वैज्ञानिक, समाज में जो सामाजिक लेवल पे जो साइंटिस्ट है या जो वैज्ञानिक है, उनका मानना है कि जो रीजनरेटिव अर्थव्यवस्था की ओर हमें बढ़ना चाहिए, यानी एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए जिसको रीजनरेट किया जा सके, दोबारा से निर्मित किया जा सके, जो जिसमें जो अर्थव्यवस्था या फिर जो इकोनॉमी जो है वो अपनी नेचर के साथ हार्मनी बरते। कहने का मतलब है कि जो ऐसी प्रकृति हो, जो अर्थव्यवस्था हो, जो अपनी प्रकृति के साथ, अपने नेचर के साथ सामंजस्य बना सके और जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन संसाधनों का पुनः उपयोग या फिर रीयूज किया जा सके। साथ ही साथ उन रिसोर्सेज को जो हम यूज करेंगे वस्तुओं को, उससे जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो भी अपशिष्ट निकल रहा है, उसको कम किया जा सके या मिनिमाइज किया जा सके वेस्ट को। इसके अलावा जो संसाधन समाप्त हो चुके हैं उसकी भरपाई की जा सके। समझ में आया? यानी हमें अपने आसपास की अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, नेचर के लिए हार्मनी, यानी नेचर के साथ सामंजस्य बरते। हम जो भी वस्तुएं यूज करें या जो भी चीजें हम यूज करें वो ऐसी होनी चाहिए जो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, उसको रीयूज किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके, उससे कम वेस्ट उत्पन्न हो। इसके अलावा जो है, जो रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, हम उसकी भी भरपाई कर सके। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम बहुत सतर्क होकर के रिसोर्सेज का यूज करेंगे और कम से कम वेस्ट करेंगे। समझ में आया? क्योंकि और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी अपनी प्रकृति की, जो हमारा नेचर है, जिससे हम इतने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, ये जो नेचर है ये अपने आप में ही संसाधनों का बड़े लेवल पर पुनर्योजक और पुनर्चक्रण करता है, यानी ये रीजनरेट करता है संसाधनों को और संसाधनों का रिसाइकिल भी करता है हमारा नेचर। समझ में आया?
अब आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है, कहने का मतलब है कि पूरे चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको रीजनरेट करना, उनका रीयूज करना, कम से कम वेस्ट उत्पन्न करना और ऐसे वस्तुओं का यूज करना जो इको फ्रेंडली है क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका वर्गीकरण करना या फिर कैटेगराइज कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है। दूसरा है आपका कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है और जीवन के जो अलग अलग पहलू है इनके बीच में क्या संबंध है। और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अस्थिर उपयोग होने की वजह से यानी अनसस्टेनेबल, उनका इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज और ओवर री एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों के अस्थिर उपयोग या अति दोहन, जरूरत से ज्यादा यूज करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। तो चलिए चैप्टर को समझते हैं ताकि हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को दे सकें। ठीक है, चैप्टर में आपको सबसे पहले बताया गया है व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन कब बनती है या प्रकृति से संसाधन हम कैसे बनाते हैं। यस, तो इसमें आप सबको पता है प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचुरली प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। और प्राकृतिक संसाधन में सभी सजीव और निर्जीव, कहने का मतलब है लिविंग एंड नॉन लिविंग, सभी वस्तुएं शामिल होती हैं और ये हमारे एनवायरमेंट का ही एक भाग होता है जिसे मनुष्य निर्मित नहीं करता। ह्यूमन जो है इसमें ह्यूमन के द्वारा कुछ भी क्रिएट नहीं किया जाता। जब जो मनुष्य है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए इसको यूज करता है तो इसको अपने अनुसार उपयोगी वस्तुओं में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे कन्वर्ट करता है, जैसे हम जानते हैं कि जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं वो प्रकृति के द्वारा दिए हुए, नेचर प्रोवाइड करता है हमें पेड़ पौधे। इन पेड़ पौधों के मनुष्य ने अपनी जरूरतों के अनुसार क्या किया, अपने इसमें कन्वर्जन किया, इसमें रूपांतरण किया, चेंज किया और चेंज करने के बाद इसे क्या बना दिया, एक चेयर बना दिया, फर्नीचर बना दिया। कहने का मतलब है कि मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का यूज करके अपनी आवश्यकता अनुसार उसे अपने अनुसार संसाधन में चेंज कर देता है। तो हम इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मनुष्य अपनी जरूरतों के अनुसार। तो ऐसा आप देखोगे कि समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार जो मनुष्य या मानव जो है वो प्रकृति से पाई जाने वाली चीजों का यूज करके उसको संसाधनों में कन्वर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कंडीशन फॉर एन एंटिटी टू बिकम अ रिसोर्स, किसी वस्तु के संसाधन बनने की क्या शर्त होती है। कोई वस्तु कब संसाधन बनता है, जब उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी मौजूद हो, जब उसको यूज करने की या उसके प्रयोग करने की तकनीक का हमें ज्ञान हो, इकोनॉमिकल फीजिबल हो यानी वो इतनी आसानी से हमें मिल जाए, हमारे लिए अफोर्डेबल हो। इसके अलावा कल्चरल एक्सेप्टेबल यानी उसका उपयोग हमारी संस्कृति के रूप में स्वीकार्य हो, यानी एक्सेप्टेबल हो कल्चरली, वो तभी कोई एक वस्तु जो है वो क्या बन सकता है, संसाधन बन सकता है। यानी उसकी हमें उसे यूज कैसे करना, उसकी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए ताकि उसे हम आसानी से अफोर्ड कर सके, खरीद सके, और कल्चरल लेवल पर वो एक्सेप्ट होना चाहिए, लोग उसको एक्सेप्ट कर सके, यानी उससे लोगों को नुकसान ना हो। तो इस तरह एक वस्तु जो है वो क्या बन जाती है, संसाधन बन जाती है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या है। तो ऐसे सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे वाटर, एयर, सॉइल, कोल, पेट्रोल, प्रीशियस स्टोन यानी बहुमूल्य पत्थर, मेटल और गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें, एंड टिम्बर यानी इमारती लकड़ियां, पेड़ पौधे, ये सारे क्या हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों की वर्गीकरण या प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियां। प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज की अपनी समान विशेषताओं या सेम कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर इनको जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। समझ में आया। और इस जो अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है इसको समझने के लिए हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन। हमारे जीवन को और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं बल्कि कंपलसरी है, क्योंकि इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे भोजन हो,
यानी अगर हम एयर की बात करें, वाटर की बात करें, फूड की बात करें, ईच एंड एवरी नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, इसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम चाहे एयर की बात करते हैं, चाहे वाटर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, भोजन फूड क्रॉप की बात करें, सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं रिसोर्सेज ऑफ मटेरियल, सामग्री वस्तुएं बनाने के संसाधन। यानी जो मनुष्य के लिए प्रकृति से जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं एक गिफ्ट की तरह, एक उपहार की तरह है, क्योंकि ये हमारी जरूरतों को पूरा करती है और साथ ही साथ इनका यूज करके जो है हम कंफर्ट जोन में जाते हैं और अपना जीवन आसानी से गुजारते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे आपको दिया हुआ है, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं वुड का, वुड से हम क्या बना सकते हैं, वुड से हम चेयर बना सकते हैं या स्टैच्यू बना सकते हैं, तो वुड भी एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे वुड से क्या चेयर बना है और आपका स्टैच्यू बना है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज करके ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है वस्तुएं तैयार करता है, वस्तुएं बनाता है। इसके बाद आपको आगे हम देखते हैं, आगे इसके अलावा आपको दे रखा है कि इंडिया में जो ज्योग्राफिकल लेवल पे बहुत ज्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, यानी यहाँ पर बहुत सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे वुड हो गया आपका, संगमरमर, कोयला, सोना, मार्बल, कोल, गोल्ड, ये सारी चीजें आपको इंडिया में देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं रिसोर्स ऑफ फॉर एनर्जी, यानी ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जाता है, वो सारे संसाधन ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं, यानी रिसोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। इसमें आपका कोल आता है, इसमें आपका वाटर आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है। इसके अलावा सनलाइट, सूरज से मिलने वाली जो किरण प्रकाश है वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा विंड यानी पवन भी इसमें आता है। ठीक है, इसमें आपको सारे पिक्चर्स दिख जाएंगे, सन, इसके अलावा आपको ये विंड का एग्जाम्पल है, वाटर, कोल, ये सारी चीजें, फायर, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी, जिसमें ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल है जो एक एनर्जी के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको एनर्जी रिसोर्सेज भी कहते हैं। इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी परिवहन के साधन के रूप में और प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी किया जाता है। समझ में आई? और ये वो रिसोर्सेज हैं जिनका एक बार यूज करने के बाद, जैसे कोल की बात करें या पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करना भी पॉसिबल नहीं होता और इनके बनने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी होती है, करोड़ों साल लगते हैं इनके बनने में। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के दो टाइप और हैं, इनको समझते हैं। हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी नवीकरणीय रिसोर्सेज संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बात करते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय क्या होते हैं, पहले इसको समझना जरूरी है। तो नवीकरणीय रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, जिसका रिस्टोरेशन किया जा सकता है, यानी पुनर्स्थापन और जनरेट किया जा सकता है, पुनर्जनन किया जा सकता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम नवीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको पुनर्चक्रित करना या फिर जिनको दोबारा से पुनर्जनन करना पॉसिबल नहीं होता। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे देखिए हम, रीजनरेट का मतलब क्या होता है। रीजनरेट का मतलब होता है प्रकृति में नेचुरल लेवल पर नई जीवन की परिस्थितियां उत्पन्न होना, जीवन को बनाए रखने की क्षमता। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे आपने एक पेड़ काट दिया, पेड़ काटने के बाद और उसकी जड़ लगी हुई है, पेड़ काट दिया, कुछ समय के बाद उसका उसी जगह पे जहां से पेड़ काटा है, आप देखोगे कुछ दिनों के बाद थोड़ा छोटे छोटे से आपको पौधे वहां पे देखने को मिल जाएंगे। यानी जो चीजें खत्म हो रही वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर रही है। क्लियर हुआ? फिर आगे है आपका एग्जाम्पल रेस्टोरेशन और रीजनरेशन का, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपने जो है पेड़ लगाया, जंगल में पेड़ लगाया, पेड़ लगाने के बाद जो पेड़ है वो पशु पक्षियों के लिए, मुख्य रूप से जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए, या जो आपके स्क्विरल्स हैं यानी गिलहरियां हैं, या फिर जो छोटे छोटे जीव या पक्षी हैं जो पेड़ पौधों पे निवास करते हैं, वहां पर वो क्या बना लेते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं, अपना शेल्टर बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जंगल में कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलती है, उससे पेड़ पौधे जो हैं वो टूटकर गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो सड़ गल के मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिट्टी का ही हिस्सा बन जाते हैं। फिर उसी मिट्टी में
जब हम बीज डालते हैं तो उससे एक पौधा निकलता है, क्लियर हो गया। फिर इस पौधे से धीरे धीरे क्या बनता है, जंगल बनता है। तो ये पूरा रीजनरेशन का पूरा आपका ये चक्र है। समझ में आया कि किस तरीके से आपने जो एक बीज डाल करके पौधा बनाया उससे पूरा एक जंगल बन जाएगा, और फिर किस तरीके से अगर वो पौधा जो है खत्म हो जाएगा या कट जाएगा, गिर के मिट्टी में सड़ गल के फिर वो मिट्टी बन जाएगी। तो इस तरह से रीजनरेशन का चक्र लगातार चलता रहता है, नेचुरल। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकृति संसाधन, जो प्रकृति है वो अपने आप ही अपनी चीजों को रीजनरेट करती है। समझ में आया। इसके बाद अगला है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वही जो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि वो सारे संसाधन जो अपने एक बार यूज होने के बाद जो जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, और ये समय के साथ अपने आप पुनः उपलब्ध हो जाते हैं, यानी दोबारा से उपलब्ध हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, इसके अलावा आपका हाइड्रल एनर्जी हो गया, इसके अलावा पेड़ पौधों की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो ये सारे जो हैं एक बार यूज करने के बाद दोबारा कुछ समय के बाद आपको उपलब्ध हो जाते हैं, रिजनरेट हो जाते हैं अपने आप ही। तो इन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन ये तभी बने रहेंगे जब प्रकृति का पुनर्स्थापन और पुनर्जन्म चक्र बाधित ना हो। कहने का मतलब है नेचुरल प्रोसेस जो है इनके दोबारा से रीजनरेट होने के, रिस्टोरेशन होने के, इसके अंदर कोई बाधा ना आए, तभी ये दोबारा से आपकी प्रकृति में आपके जो नेचर है उसमें आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, आप सबको पता है आज के टाइम पीरियड में जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से जो रिसोर्सेज है लगातार उनकी मात्रा या उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। इसका दूसरा रीजन ये है कि मनुष्य आवश्यकता से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहा है, आवश्यकता से ज्यादा, नीड से ज्यादा यूज करता है, उसको वेस्ट करता है। इस वजह से भी संसाधन जो है कम पाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, कटिंग फॉरेस्ट फास्टर देन दे कैन रीग्रो डेप्लेट्स फॉरेस्ट, यानी यदि जंगलों को उनकी पुनः वृद्धि से पहले काट दिया जाए, अधिक से अधिक काटा जाएगा, तो ऐसा भी होगा कि हमारे पास जंगल नहीं होंगे। पेड़ को काटने के बाद समय लगेगा दूसरे पेड़ को बढ़ाने में, कम से कम 5 से 6 साल लगेगा, जब वो पूरी तरीके से ग्रो कर जाएगा पेड़। और आप पेड़ को लगातार काटते चले जा रहे हो और नया पेड़ नहीं उग रहा, तो ऐसे में क्या होगा कि आने वाले टाइम पीरियड में हमें पेड़ पौधे देखने को ही नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला आपको दे रखा है कि हिमालय पे जो आपका ग्लेशियर है लगातार मेल्ट हो रहा है, लगातार पिघल रहा है, और लगातार अगर ऐसा ही पिघलता रहेगा तो जो भी मैदानी एरिया में या फिर जो फील्ड एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ आ जाएगी और लोगों की जान माल की हानि हो जाएगी। समझ में आया। और ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लगातार उद्योगों का विकास हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, लोग जंगलों को साफ करके रहने के लिए घर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, और इन सब चीजों की वजह से हमारा एनवायरमेंट जो है वो डिसबैलेंस्ड हो रहा है। लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी वैश्विक लेवल पे तपन, जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ रहा है। और इन सब वजह से जो आपका हिमालय के ऊपर जो आपकी ग्लेशियर है, बर्फ की परत है, वो पिघल के लगातार गिर रही है। और अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा और ये ज्यादा पिघलने लगी तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जो फील्ड वाला एरिया है वहां पर लोगों को जल से सुरक्षा देनी पड़ेगी, बाढ़ आ जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मानवीय गतिविधियों का नवीकरणीय संसाधनों पर प्रभाव, ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले आपको इसमें एग्जांपल दिया है कि लगातार अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे और इससे क्या होगा, लगातार पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो इससे आपका एनवायरमेंट काफी डिसबैलेंस होगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। इससे बर्फ, यानी मैंने अभी आपको बताया हिमालय पे जो बर्फ जमी है, ग्लेशियर है, वो मेल्ट होने लग जाएंगे, और इससे मैदानी क्षेत्र में बाढ़ सी आ जाएगी। और कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ पर पीने के लिए पानी की भी कमी हो जाएगी, लगातार सारी बर्फ पिघल जाएगी तो वेस्ट हो जाएगा, तो पीने के लिए हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबल यूज, यानी पारंपरिक प्रथाएं और सतत उपयोग। कई पारंपरिक समुदाय या कम्युनिटी है जो संसाधनों का बहुत सावधानी से यूज कर रहे हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं चिल्का झील जो उड़ीसा में है, यहाँ के जो मछुआरे हैं या फिर यहाँ के जो फिशरमैन हैं जो फिशिंग करते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रजनन के टाइम पीरियड में, यानी ब्रीडिंग सीजन में, जब मछलियों का प्रजनन का समय होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, उस टाइम पीरियड में मछली पकड़ना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनको पूरा प्रॉपर टाइम मिल जाता है और फिश की जो मात्रा है या फिर फिश की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्राकृतिक रूप से। समझ में आया। क्लियर हो गया। इनको पता है कि इनको किस तरीके से प्रकृति के द्वारा दी हुई वस्तु का, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीजों का यूज करना है।
इसी तरह अगर आप देखो, इसी का दूसरा एग्जाम्पल दिया है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज के टाइम पीरियड है, मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, मछली पकड़ने की जो टेक्नोलॉजी है और उसकी बढ़ती मांग के कारण प्रजनन काल में ही यानी ब्रीडिंग टाइम पीरियड में ही लगातार मछलियों को पकड़ा जा रहा है। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जो फिश की पॉपुलेशन है यानी मछलियों की संख्या है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है। और इससे क्या हो रहा है, इससे संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दोहन हो रहा है। और ये जो है प्रकृति के लिए नेचुरल लेवल पर ये ठीक नहीं है। कहने का मतलब है, जहां एक तरफ उड़ीसा में चिल्का झील में बड़े लेवल पर फिशिंग की जाती है, लेकिन जिस टाइम ब्रीडिंग का समय होता है यानी मछलियों के प्रजनन का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम वो फिशिंग नहीं करते, मछली नहीं पकड़ते। ऐसे में लगातार मछलियों की संख्या बढ़ती चली जाती है प्राकृतिक रूप से। वहीं दूसरी ओर मॉडर्न टाइम पीरियड में लगातार बढ़ती डिमांड के कारण ब्रीडिंग टाइम भी नहीं दिया जा रहा मछलियों को और उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। ऐसे में रिजल्ट क्या होगा कि जब उनका अत्यधिक दोहन किया जाएगा, नीड से ज्यादा उनको लिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो उनकी संख्या लगातार क्या हो जाएगी, रैपिडली उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी। तो इसी तरीके से हमें संसाधनों का कम से कम और आवश्यकता के अनुसार अकॉर्डिंग टू नीड यूज करना चाहिए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने से या ओवर यूज करने से संसाधनों की संख्या लगातार कम होने लग जाती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रदूषण यानी औद्योगिक प्रदूषण की। अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक प्रदूषण से क्या होगा, जब फैक्ट्रीज में हम बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो और वहां से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो नदी नालों में छोड़ा जाता है, ठीक है। और उसी नदी या नाले में जो है बहुत सारे जो है वाटर में रहने वाले जीव पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जल में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं। वो केमिकल जब वहां तक पहुंचता है तो ये सारे जीव जंतु मर जाते हैं और उनका जीवन काफी प्रभावित होता है। और फिर यही पानी जो है शहरों में लोग जो है यूज करते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन भी खतरे में है। समझ में आया? तो इसलिए हमें जो है जो भी वाटर ऐसे वेस्ट है इसको नदी नालों में नहीं, नदियों में तो कम से कम नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। इससे नदियों का पानी बड़े लेवल पर पॉल्यूट होता है या दूषित होता है। फिर आपको बताया हुआ है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक बार यूज करने के बाद इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस और इसके अलावा मेटल ओर्स। और इनके बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए, सावधानी से यूज करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इसका यूज कर सके, वो इनसे अछूती ना रहे, अनछुई ना रहे। क्लियर हो गया? आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं एंड इम्प्लीकेशंस, तो इसके वितरण और प्रभाव की बात करते हैं। तो प्रकृति में पाई जाने वाली सारी जो वस्तुएं जो हमें नेचुरली मिली है वो प्राकृतिक संसाधन है। और प्रकृति में जितने भी हमें रिसोर्सेज मिले वो सारे रिसोर्सेज जो है लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड नहीं है, सामान्य बराबरी से नहीं बटे हुए हैं, इनका वितरण समान नहीं है। किसी के पास रिसोर्सेज की संख्या बहुत ज्यादा है, किसी के पास रिसोर्सेज की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम कहते हैं कि रिसोर्सेज अनइक्वल है, ठीक है। और इसका प्रभाव आपको देखने को पड़ेगा मानव बस्तियों पर, इसलिए और उद्योगों पर, इंडस्ट्रीज पे, व्यापार पर, आर्थिक विकास पर और देशों के आपसी संबंधों पर। जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इक्वल रिसोर्सेज का, तो जाहिर सी बात है जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यही कंडीशन अलग अलग कंट्री में, जिन कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज है, जहाँ की पॉपुलेशन के पास सारे रिसोर्सेज है, वो कंट्री ज्यादा डेवलप करेगी कंपैरिजन टू ऐसी कंट्री जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो उनके बीच में भी उनके रिलेशन भी खराब होंगे, उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक असमान पहुंच। जितने भी रिसोर्सेज है वो लोगों के बीच में असमान है, उनकी पहुंच नहीं है। ज्यादातर रिसोर्सेज देखोगे सबका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे लोगों के जीवन को जीने में भी जो है हमें असमानता दिखाई देती है, असमानता उत्पन्न होती है। जिनके पास रिसोर्सेज है उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबली गुजरती है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना चाहिए। यानी कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो अनेक देशों के द्वारा साझा किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है शेयर किए जाते हैं।
इसलिए जो भी संसाधन है हमें उनका उचित यूज करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। और जिस देश के पास संसाधन ज्यादा है उसको दूसरे देश की हेल्प करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि इससे रिलेशन भी बिल्ड हो और सभी लोग संसाधनों का इक्वली यूज कर सके। इसके बाद आपकी बुक में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के बारे में बताया हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो ये सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के यूज को बढ़ावा देने के लिए बात करता है। इनका उद्देश्य है, एम है कि देश को नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने तथा जो जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल, कोयला, आपका प्राकृतिक गैस, इनके ऊपर जो लोगों की निर्भरता है इसको कम करें। इसके लिए वो लोगों को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, काफी ज्यादा लोगों को जो है इस चीज के लिए इंस्पायर करते हैं। यानी ये बात करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है या फिर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके ऊपर लोगों को की डिपेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, रेदर देन कि वो जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला, नेचुरल गैस, इनके ऊपर इनकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे संसाधन है जिनका एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं और इनके निर्माण में भी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे में लोगों को सोलर एनर्जी को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, इस पूरे चैप्टर से हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसके निर्माण में मानव का कोई इंटरफेरेंस या ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और इन संसाधनों का हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहिए और हमें जितनी नीड है हमें उतना ही यूज करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है इसमें हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और संसाधनों का वितरण समान करना चाहिए, ताकि सभी लोग जो है इसका यूज कर सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये था आपका पार्ट 1। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब मेरा आज आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप मुझे एक डिफरेंस बताएंगे कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बीच में क्या अंतर है। यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओनली वन डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि मुझे ये पता चले कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी है या नहीं। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।